हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन वी आर हियर टू कंप्लीट आवर डिस्कशन, जो हमने एकदम इंटरेस्टिंग मोड पे लाके खड़ा कर दिया है, जिसमें आज हम जो देखने वाले हैं, जिससे देखते हैं उसी को देखने वाले हैं। देखो, बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन मेरा इतना भारी है, आप देख सकते हो बोर्ड पे, इसलिए मैंने एकदम भारी आई की डायग्राम पहले से ड्रॉ करके रखी है। ठीक है, तो ये होती है ह्यूमन आई, मतलब जिससे हम पूरा वर्ड दे सकते हैं, देख सकते हैं। जितनी भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सेंसरी ऑर्गन है तो ये हमारा ह्यूमन आई होता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन आई में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, दिया है इसलिए बस मुझे इंट्रोड्यूस करना है। बाकी इससे रिलेटेड जो फेनोमिनन है उसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन आई में क्या क्या होता है वो बोर्ड पे डायग्राम है, डायग्राम में नोमेनक्लेचर के साथ में आपको शो किया है। देखो होता क्या है, एक नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, फिर डायग्राम है उसके ऊपर आते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, अगर हमने आंखें बंद कर दी तो हम उनके मतलब हाथ से टच करके या फिर उनको स्मेल करके कुछ हद तक उनके अबाउट जो आइडिया है वो हमें आ सकती है, उसके बारे में हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो उसकी साइज है या फिर उसका जो कलर है या फिर जो हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, नेचर है, उसकी जो ब्यूटी है नेचर की, उसको अगर देखना है तो हमें ह्यूमन आई रिक्वायर्ड है। तो ह्यूमन आई से ऐसे कैसे होता है कि इतना भारी भारी सब कुछ है, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट शेप को हम मतलब एकदम प्रॉपर देख सकते हैं। उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि हमारे दो दो आईज है, लेकिन दो आईज से हम ऑब्जेक्ट जब देखते हैं तो हमें एक ही ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ये सारा जो फिनोमिनन डिपेंड कर रहा है वो इस आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और आई के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने आई को पढ़ने से पहले मिरर क्या होती है, लेंसेस क्या होती है एंड हाउ लेंसेस वर्क, इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे एकदम सिंपल प्रोसीजर होती है लाइट की एंड आंखों की, आंखों से हम कैसे देखते हैं। क्या होता है, सिंपली इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, इसको बाहर निकाल के हम देख नहीं सकते, बस है डायग्रामेटिकली बायोलॉजी की हेल्प लेके हमने इसको मतलब देखा है अंडर माइक्रोस्कोप एंड उसको रिप्रेजेंट किया है इस तरह से। ठीक है, चलो, आई एम गेटिंग योर आंसर्स, वेरी गुड नेहा, एक्सलेंट आंसर बेटा। चलो, तो यहाँ पे क्या होता है आपको मालूम है, सबसे पहले कौन से ऑर्गन है इनको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, सबसे लास्ट काम इसका है। फर्स्ट काम किसका है, यहाँ पे जो फ्रंट एज में कॉर्निया दिख रहा है, कॉर्निया, ये कॉर्निया का काम क्या होता है, जो लाइट रेस आईज में एंटर कर रहे हैं उनको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, कॉर्निया करता है। और कॉर्निया में से जो लाइट आ गई वो सीधे ट्रांसफर होती है आई लेंस को, क्रिस्टलाइन लेंस है, इसको आई लेंस बोला जाता है। मतलब ये लेंस है, जो हमने पहले लेंस पढ़ा है एज इट इज उसी तरह का ये लेंस होता है। और लेंस क्या करेगा हमें मालूम है, लेंस क्या करेगा, लेंस करेगा लाइट को रिफ्रैक्ट, एंड रिफ्रैक्ट करके लाइट रे क्या करेंगे, यहाँ पे आईज की केस में एक एंड इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेंगे। कहां पे, यहां पे, ये जो पीछे का पोर्शन है आई का, जिसको हमने बोला है रेटिना, इस रेटिना के ऊपर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब ये इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर कैसे होगा, क्या होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, देखो, रेटिना इज मेड अप ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। और ये सेल जो है वो एक्ट होती है, मतलब उनको ट्रिगर किया जाता है बाय डिफरेंट कलर्स, बाय डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो डिफरेंट कलर की, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जब आई लेंस से रिफ्रैक्ट होके इस सेल के ऊपर इंसिडेंट होती है, सेल ट्रिगर होती है, सेल एक्टिवेट होती है, सेल एक्ट होती है, एंड सेल एक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का सिग्नल वो कंटिन्यूसली ब्रेन को सेंड करती है। मतलब वर्किंग कैसी, देखो, फॉर एग्जांपल हमारा एक टेलीविजन होता है, अब की डेट में जो टेक्नोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं वो एलईडी है, एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड। ये एलईडी मतलब क्या होता है, इसको मैंने इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। तो उस एलईडी वाले पार्ट में, लाइट इमिटिंग डायोड वाले पार्ट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं डिफरेंट डायोड को, एंड हर एक डायोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, इलेक्ट्रॉन वापस आता है और वहां पे लाइट इमिट होती है। तो उस डायोड को हमने कैसे मैन्युफैक्चर किया था, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से कलर को इमिट करने वाला है। तो हमें जब कोई भी पिक्चर टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर बनानी है, तो हम क्या करते हैं, जिस कलर को ट्रिगर करना था उसी डायोड को सप्लाई देते हैं, तो वो डायोड क्या करता है, वही कलर वहां पे इमिट करता है। सेम प्रोसेस यहां पे होती है। जिस वेवलेंथ की, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए सेंसिबल वो सेल होगी, वो लाइट के इंसिडेंट होने से वो एक्ट होगी, एक्ट होने के बाद वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगी, एंड जिस सेल ने सिग्नल भेजा था, इसको मतलब वहां पे उसको एक्टिवेट करने वाली जो लाइट रिक्वायर्ड थी वो लाइट आ गई, मतलब वो कलर आ गया। ऐसे ब्रेन क्या करता है, उसको एनालाइज करता है इन शॉर्ट।
तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कॉर्निया लाइट कलेक्ट करता है, आई लेंस उसको रिफ्लेक्ट करके रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म करता है, जो इमेज फॉर्म हो गई उसकी इंफॉर्मेशन ये ऑप्टिक नर्व कहाँ पे लेके जाती है, ब्रेन में लेके जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये सिलेरी मसल से इनका काम है एकोमोडेशन करना। एकोमोडेशन करना मतलब ऐसे कोई दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो अपन एकदम नॉर्मली देख सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी कम है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है लेकिन अगर कोई बुक है और उसको ऐसे आंखों के क्लोज लेके आ रहे और फिर पढ़ रहे, तो ऑटोमेटिक हम सोचने से पहले जो आईज है, मतलब ये सिलेरी मसल्स जो है वहां पे क्या करती है, आई लेंस का एरिया बढ़ा देती है, मतलब उसको एकोमोडेट करती है मैक्सिमम लाइट रेज कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये एकोमोडेशन का काम जो है वो सिलेरी मसल से होता है। ठीक है, और इस तरह से बाकी पार्ट है लेकिन उनकी कुछ खास इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसकी इमेज फॉर्म करने में। ठीक है, तो इस तरह से ये ह्यूमन आई होता है। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस से बरोबर है। ठीक है, दिस पार्ट इज डिलीटेड, हाँ डिलीटेड है सिलेबस से, लेकिन ये आगे लगने वाला है ना बेटा। मैंने बोला है कि अपन कंसेप्चुअल जा रहे हैं आपके बोर्ड के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा स्किप कर रहे हैं, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन कंसेप्ट उस तरह से पढ़ रहे हैं जो हमें 11th-12th को भी हेल्प करने वाली है। मेन पर्पस हमारा 11th-12th का जी नीट का फिजिक्स का पार्ट है, बट साइमल्टेनियसली हमें बोर्ड को हेल्प मिलनी चाहिए, इसलिए हम इसको चल चलते कवर कर रहे हैं, ज्यादा वर्क नहीं कर रहे, लेकिन मालूम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये ह्यूमन आई कहाँ से था कहाँ पे था, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो कंडीशन ये है कि अभी डिलीट किया इसका मतलब 11th-12th में डिलीट होगा, ऐसे नहीं। 11th-12th में डिलीट हुआ इसका मतलब एमबीबीएस में इंजीनियरिंग में डिलीट होगा, ऐसे नहीं। इंजीनियरिंग में एमबीबीएस में डिलीट हो गया इसका मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ी बंद हो जाएंगे इसके, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो है वो इंक्लूड हो रहा है, इट्स ओके। चलो, तो इस तरह से ये ह्यूमन आई हो गया, इसकी वर्किंग होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इसको, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हर एक ऑर्गन किससे बना है, कौन सी सेल है, कुछ नहीं। यहाँ पे लेंस से आने वाली लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगी, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म करेगी, खत्म। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो आई लेंस है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, एंड उसके चेंज होने से हाइपर मेट्रोपिया, मायोपिया एंड प्रिस्बायोपिया, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ पिया यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि आई लेंस इसको रिस्पॉन्सिबल, इन शॉर्ट में जाते हैं, थ्योरेटिकल बात है, कोई न्यूमेरिकल यहाँ पे एप्लीकेशंस आने वाले नहीं है, एज इट इज जो रूल है वही हमें याद रखनी है। ठीक है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं इसको। क्या होता है देखो, हाइपरमेट्रोपिया इसको बोला जाता है लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का एकदम ठीक से देख सकते हैं लेकिन पास का, क्लोज का दिखाई नहीं दे रहा है। मायोपिया का मतलब है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब सराउंडिंग में एकदम नियर अबाउट जो चीज है उनको अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन जो दूर पे है उनको अच्छे से नहीं दिख सकते। एंड ये प्रेसबायोपिया जो है इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एजिंग, जैसे एज बढ़ता है, एज बढ़ने से पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब ये प्यूपिल की सिलियरी मसल्स की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एंड वहां पे हम क्या करते हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेस लेके आते हैं एंड इन प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। अब बेसिकली कंडीशन ये है कि हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है कि दूर का अच्छे से दिखता है एंड पास का नहीं दिखता है। मायोपिया में क्या होता है, पास का अच्छे से दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। एंड प्रेसबायोपिया में क्या होता है, ना पास का अच्छे से दिखता है ना दूर का अच्छे से दिखता है। ठीक है, दूर का एक आधी बार एडजस्ट हो ही जाता है लेकिन पास का जो पार्ट है वो एडजस्ट होता ही नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, चलो कमेंट पास, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाइपरमेट्रोपिया है, हाँ लेजर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम जो लेंस पढ़ चुके हैं इस लेंस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलो, हाइपरमेट्रोपिया को हमें अगर ओवरकम करना है, रिमूव करना है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें लेंस यूज करनी पड़ेगी। लेंस यूज करने से क्या होगा, कौन सी लेंस यूज करेंगे उससे क्या होगा, चलो डिटेल में आंसर चाहिए मुझे। चलो कमेंट पास, नेहा, राहुल, तन्विशा, करेक्ट है। हम्म, ओके, चलो सबके आंसर्स आ रहे हैं, सबके आंसर्स करेक्ट है, इसको अपन ज्यादा टाइम नहीं देंगे। हाइपरमेट्रोपिया, इस डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्पेक्ट यूज करते हैं उसमें हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करनी पड़ेगी।
अगर मायोपिया है तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस यूज करनी पड़ेगी। एंड अगर प्रिस्बायोपिया है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, बायफोकल लेंस हम यूज करते हैं। बायफोकल लेंस मतलब म्हाताऱ्या लोकांचे चष्मे जर तुम्ही बघितले तो वहां पे क्या होता है, सेंटर में थोड़ी सी ग्लास अलग होती है एंड पूरे स्पेक्ट की पार्ट अलग होती है। मतलब साइमल्टेनियसली एक लेंस जो उनको लॉन्ग साइटेडनेस में भी और शॉर्ट साइटेडनेस में भी हेल्प करता है, हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है सिलेबस में भी, और इसकी थियोरेटिकल बातें, न्यूमेरिकल कुछ एप्लीकेशंस नहीं है। तो ये था ह्यूमन आई एंड उसके कुछ डिपेक्ट्स। आपको भी इसके ऊपर ज्यादा वर्क नहीं करना है क्योंकि आगे जाके भी इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन हम ज्यादा पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन आई एंड ह्यूमन आई के डिपेक्ट्स, और उसको ओवरकम करने के लिए हमारा फिजिक्स कैसे काम में आता है ये हमने यहाँ पे देख लिया। सिंपली मतलब जो हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया में क्या हो रहा है कि आईलेंस है, आईलेंस, वो आईलेंस अगर थोड़ा सा फ्लैटन हो गया, फ्लैटन होने से क्या होता है, आईलेंस एंड रेटिना के बिटवीन का डिस्टेंस कम होता है, इसलिए जो इमेज है रेटिना के पीछे फॉर्म होती है। तो उस इमेज को प्रॉपर मतलब जिस पॉइंट पे फॉर्म करना था वहां पे फॉर्म कराने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे लेंस इंट्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह से कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका आई लेंस है वो एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटेंडेड होता है, उसमें क्या होता है कि रेटिना में एंड आई लेंस में जो सेपरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, कम होता है। उसकी वजह से जो इमेज फॉर्म होनी थी रेटिना पे, वो रेटिना के सम डिस्टेंस इनसाइड फॉर्म होती है। उसको भी ओवरकम करने के लिए हमारा फिजिक्स है। मतलब सिलेबस की मतलब आपको जो दिया है वो देखो कितनी प्लानिंग करके दिया है कि पहले आपको लेंस पढ़ाया गया, फिर ह्यूमन आई में आने वाले डिफेक्ट्स कैसे ओवरकम करते हैं, यानी कि आपको क्लियर कट यहाँ पे प्रूव किया जा रहा है कि नेचर को जब भी हम पढ़ेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे मतलब नेचर को पढ़ेंगे, तो उस नेचर को पढ़ने के बाद, फिजिक्स को पढ़ने के बाद हम ह्यूमन बीइंग की लाइफ सिंप्लीफाई करने के लिए उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। एंड ये हमारे एजुकेशन का बेसिक पर्पस है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन आए, देन उसके डिफेक्ट्स होने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो कल हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रिज्म वाला पार्ट। और प्रिज्म से हमने देखा था क्या होता है, प्रिज्म से लाइट का डिस्पर्शन होता है, और डिस्पर्शन में क्या होता है, वहां पे 7 कलर सेपरेट होते हैं। प्रिज्म में से क्या होता है, 7 कलर सेपरेट होते हैं। कहां से आ गई ये 7 कलर, कल हमने उसके लिए स्टार्ट का जो फर्स्ट लेक्चर था उसको इंट्रोड्यूस किया था कि लाइट जो बना है, लाइट मतलब है क्या, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो पहले से 7 कलर से बना है। व्हाइट लाइट जिसको हम कंसीडर करते हैं, जिसको ह्यूमन आई जो है वो सेंसिबल होते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था कि ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन है जिसको अपन विपजर बोलते हैं। लेकिन जब ये विपजर मतलब व्हाइट लाइट्स प्रिज्म में से पास होती है, क्या होती है, इस तरह से प्रिज्म में से पास होती है, तो ये इसका डबल रिफ्रैक्शन होने से ये लाइट क्या करती है, 7 डिफरेंट कलर्स में, मैं यहाँ पे 3 शो कर रहा हूं, ऐसे एक्चुअल में 7 होते हैं, 7 कलर्स में सेपरेट होती है। एंड सेपरेशन भी हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए VIBGYOR विपजर इस सीक्वेंस में ये 4000 से वेवलेंथ स्टार्ट होती है, यहाँ पे 7000 तक चेंज होती है। तो 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज होने का जो सीक्वेंस है, इसमें कंडीशन क्या है देखो कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, इसलिए वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ है, इसलिए बेंडिंग ज्यादा होती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे इसकी बेंडिंग क्या होती है, कम होती है। ये बातें कल हमने डिस्कस की थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखो, आज की डेट में हमारे पास लाइट की बहुत इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम इस तरह का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेकिन जब न्यूटन ने ये फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था कि प्रिज्म के एक साइड में लाइट इंसिडेंट हो रही थी, दूसरे साइड में ऐसे 7 कलर दिख रहे थे, एक साइड से लाइट इंसिडेंट हो रही थी, दूसरी साइड से 7 कलर्स वहां पे दिख रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि लाइट में कलर है नहीं, कलर किस में है, कलर है प्रिज्म में। और जब लाइट वहां पे इंसिडेंट होती है तो लाइट, व्हाइट लाइट उन 7 कलर को ट्रिगर करती है, एंड उसके बाद हमें वो 7 कलर दिखाई देते हैं, लाइट में नहीं होते। ऐसे कुछ लोग बोल रहे थे। और न्यूटन का बोलना जो था उनका ऐसा था कि प्रिज्म में कुछ भी नहीं है, जो व्हाइट लाइट आ रही है उसमें 7 कलर थे, और उसको सेपरेट करने वाला ये प्रिज्म था। लेकिन ऐसे दो ओपिनियन के लोग थे, आज भी आपको मालूम होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो अर्थ को फ्लैट बोलते हैं, फ्लैट मतलब सपाट है। कुछ लोग ऐसे जो मतलब साइंटिफिक वे से हम देखेंगे तो अर्थ प्रूव हो चुका है कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल है,
लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो फ्लैट है, हम उनसे दिमाग नहीं लगाते। लेकिन न्यूटन को जो था वो एक्सपेरिमेंटली सारे बातें प्रूव करना था, इसलिए न्यूटन ने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जिसको एक्रोमेटिक एंड एरोमेटिक कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, बस एक इंफॉर्मेशन बोल के दिया है कि पहला वाला प्रिज्म है, इसके साथ में ऐसे दूसरा वाला प्रिज्म, यहां पे क्या किया, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, इस तरह से इनकी अरेंजमेंट कर दी, किसने, न्यूटन ने। अब उसमें क्या हो रहा था देखो कि यहाँ पे व्हाइट लाइट आ गया, ये आने के बाद रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे चला गया। अगर ये सेकंड वाला प्रिज्म नहीं होता तो यहाँ पे 7 कलर्स दिख रहे थे। तो अगर लोगों का बोलना सही था कि कलर प्रिज्म में होते, लाइट में नहीं होते, कलर प्रिज्म में होते, लाइट में नहीं होते, न्यूटन उनको समझा रहा था कि कलर व्हाइट लाइट में, प्रिज्म में नहीं है, प्रिज्म उनको बस सेपरेट करने का काम कर रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। इसलिए न्यूटन एक्सप्लेन करता है कि देखो क्या हो रहा है कि ऐसे लाइट अगर एक प्रिज्म से छोड़ के दो प्रिज्म में से अगर पास करेंगे तो कंडीशन क्या है कि अगर प्रिज्म में कलर है तो यहाँ पे जो लाइट दिख रही है उसमें भी कलर होने चाहिए। लेकिन न्यूटन ने ये प्रिज्म की अरेंजमेंट इस तरह से की थी कि फर्स्ट प्रिज्म जो लाइट का रिफ्रैक्शन कर रहा था, ये उल्टा प्रिज्म यहाँ पे रखा है, वो क्या कर रहा था, एग्जैक्टली इस रिफ्रैक्शन को कैंसिल कर रहा था। मतलब जितनी बेंडिंग लाइट की फर्स्ट प्रिज्म के फर्स्ट एज पे हो रही थी, सेकंड एज पे वो कैंसिल हो रही थी। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी बेंडिंग वॉयलेट की हो रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेंडिंग ये ऊपर वाला प्रिज्म करेगा। एंड यहाँ पे अगर मुझे व्हाइट लाइट दिख रही है तो यहाँ से निकलने वाली भी व्हाइट लाइट ही थी। इसको बोला जाता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। लाइट का डेविएशन हुआ कि लाइट एक्चुअली इस पाथ में जाना चाहिए था, जा रहा है इस पाथ में, मतलब लाइट का डेविएशन हुआ, लेकिन इस डेविएशन में डिस्पर्शन नहीं होने दिया। और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के बाद फिर न्यूटन एक्सप्लेन करता है कि अगर कलर प्रिज्म में थे तो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे हैं। फिर लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं भाई न्यूटन है और वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बोल रहा है, मतलब कलर प्रिज्म में नहीं होते, कलर लाइट में होते। जब ये लाइट पास होती है तो प्रिज्म उसको बस सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्पर्शन की जो प्रोसेस थी एक्सपेरिमेंटली न्यूटन ने प्रूव कर दी थी। उसके बाद में सेम केस का एप्लीकेशन हम देखते हैं नेचर में, रेनबो में। कल रेनबो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, डिस्कशन स्टार्ट किया था। अब रेनबो मतलब होता क्या है देखो, बारिश आके गिर गई तो सराउंडिंग में एयर में क्या होता है, कुछ ड्रॉपलेट होते हैं रेन के, वो अटक जाते हैं, है ना, पॉल्यूटेड पार्टिकल से, कुछ टाइनी पार्टिकल से एटमॉस्फेयर में वो ऊपर रह जाते हैं। और वो जब यहाँ पे अटक जाता है इस तरह से रेन के ड्रॉपलेट, तो उनमें क्या होता है, मैंने कल भी बोला था कि रेनबो हमेशा दिखता है कब, जब सन हमारे बिहाइंड है तो। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ये रेन का ड्रॉपलेट है, तो यहां से लाइट रे को आना पड़ेगा। लाइट रे आने के बाद क्या होगा, इस तरह से लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन लाइट का यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है वो TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए लाइट का रे इस ड्रॉपलेट के बाहर जाने के बजाय इस तरह से फिर से इसी ड्रॉपलेट में आता है एंड उसके बाद में इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अब यहाँ पे भी केस क्या होगी देखो, जैसे प्रिज्म में 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ करता था, यहाँ पे भी एक रिफ्रैक्शन हुआ, ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ, इसका मतलब डबल रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब लाइट की 2 बार बेंडिंग हो गई जैसे प्रिज्म में हुआ करती थी। इसलिए यहाँ पे भी हमें 7 कलर जो है वो सेपरेटेड दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सन अगर उस साइड में होगा तो ये सारे लाइट रे उधर ही जाएंगे रिफ्रैक्ट होके, इधर थोड़ी आएंगे। इसलिए सन हमेशा हमारे हमारे पीछे लगता है, बिहाइंड लगता है, ठीक है। अभी ये रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन हो गया। दूसरी बात और एक एक्सपेरिमेंट फिनोमेना आता है लाइट से रिलेटेड, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की कंडीशन क्या होती है देखो, व्हाट इज मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक्चुअल में क्या है कि हमें मालूम है कि लाइट जब भी किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रॅक्शन होता है। राहुल, होतं ना प्रिझम मध्ये पण TIR होतं, बट त्याला आपण एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल पेक्षा ग्रेटर ठेवतो। पोरो प्रिज्म वगैरह है, लेकिन वो अभी अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया आपको, बाद में आके पढ़ना ही उनको। अभी बस एक बेसिक इक्विलैटरल प्रिज्म दिया था, ठीक है ना। प्रिज्म में होता ही कंफर्म होता है, उसको हम यूज करते हैं कहाँ पे, पेरिस्कोप में यूज करते हैं, पोरो प्रिज्म्स होते हैं जिनका बेसिक एप्लीकेशन ये होता है TIR वाला, ठीक है। चलो, तो ये रेगुलर सरफेस पे इस तरह का क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अगर ये सरफेस इस तरह से हो गया इरेगुलर शेप का, कसं पण, तो यहाँ पे अगर लाइट इंसिडेंट हो गई तो क्या होगा देखो, लाइट इंसिडेंट हो गई। अब इस सरफेस को अगर मुझे नॉर्मल चाहिए तो यहाँ पे नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, फिर नॉर्मल यहाँ पे आएगा, लाइट इधर जाएगी,
ठीक है, ये इंसिडेंट होने वाली, ये रिफ्रैक्ट होने वाली, इंसिडेंट होने वाली, रिफ्रैक्ट होने वाली। मतलब कंडीशन क्या है, देखो दो लाइट रे लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा, कि इंसिडेंट होने वाले लाइट रे एक दूसरे को पैरेलल थे, मतलब एक ही डायरेक्शन में आ रहे थे। लेकिन जैसे ये इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके वापस मीडियम में जा रहे हैं, एक की डायरेक्शन यहाँ पे, दूसरी की डायरेक्शन यहाँ पे, मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एंड इसी को बोला जाता है लाइट की स्कैटरिंग। क्या बोला जाता है? लाइट की स्कैटरिंग। और ये स्कैटरिंग की केस जो है वो बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर इंसिडेंट हो गया जिनकी साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में जो स्मोक पार्टिकल्स है, पॉल्यूटेड पार्टिकल्स है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, इनकी साइज भी क्या है, लाइट के वेवलेंथ के जैसी है। तो इन पार्टिकल के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हो गई तो वहां पे लाइट का क्या होता है, इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट प्रोपागेट होती है, जिसको अपन स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग हो रही है, पसर रही है लाइट, हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, प्रोपागेट हो रही है। कब? इस तरह से इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद। जैसे आपको टिंडल इफेक्ट भी मालूम है, 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे कोई डोर है, उसमें एक होल है, और सुबह सुबह अगर उसमें से लाइट आ रही है तो पाथ में जितने सारे पार्टिकल आते हैं वहां पे लाइट इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती है, और हमें लाइट का पाथ मतलब वो पार्टिकल है ऐसे ही दिखाई देता है। तो ये सारा जो है, या फिर अब एक्चुअल पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जो ब्लू कलर ऑफ द स्काई होता है, देन ब्लू कलर ऑफ वाटर होता है, या फिर सनराइज एंड सनसेट के टाइम में जो भी सन रेड कलर का अपेयर होता है, उन सबको रीजन यही है, स्कैटरिंग वाला पार्ट जो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन से होता है, जिसमें क्या होता है कि लाइट जो है डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब आते हैं पॉइंट के ऊपर कि लाइट जो है इस तरह से अगर सब डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है तो उससे सारे कलर दिखने चाहिए। स्काई ब्लू ही क्यों दिखता है, वाटर ब्लू ही क्यों दिखता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? चलो कॉमन फास्ट, इसका आंसर चाहिए मुझे। करेक्ट नेहा। चलो बाकी लोग भी, नेहा का आंसर आ गया। चलो कॉमन फास्ट। क्योंकि यहाँ पे जो हमने विबजर देखा था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसमें होता क्या है, देखो ये ग्रीन को अगर छोड़ेंगे तो ये इन तीनों की एक ही शेड प्रोड्यूस होती है, इन तीनों की भी अलग शेड होती है, मतलब येलो, ऑरेंज एंड रेड उनकी सेम शेड, समझ रहे हो ना, कलर कॉम्बिनेशन सेम ही होता है। एंड ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू इनका भी सेम होता है। लेकिन ह्यूमन आई जो है वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू में से ब्लू के लिए मोस्ट सेंसिबल है, उसी तरह से येलो, ऑरेंज, रेड में से मतलब येलो के लिए थोड़ा सा ज्यादा सेंसिबल है। इसलिए होता क्या है, देखो यहाँ पे जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 है। रिलीज लॉ है, आपको अभी नहीं है, बाद में पढ़ना है, ठीक है। इंटेंसिटी जो है 1/λ4 से प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग में इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसलिए ब्लू कलर स्काई का अपेयर होता है, ब्लू कलर सी का यानी पानी का अपेयर होता है, ठीक है। एंड उसी तरह से जब सनराइज एंड सनसेट होता है तो इस स्कैटरिंग में जो है वो रेड कलर जो है उसकी स्कैटरिंग लीस्ट हो रही है, सबसे कम हो रही है। इसलिए जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, ऐसे सनराइज एंड सनसेट पे सन हॉरिजॉन पे है, ये दो पोजीशन पे है, तो ये दोनों पोजीशन पे सन का जो डिस्टेंस है हमसे, हम अगर यहाँ पे है तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिस्टेंस ये दोनों पोजीशन पे होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस से लाइट आ रहा है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे रेड कलर की जो स्कैटरिंग है वो लीस्ट होगी, कम से कम होगी, इसलिए रेड कलर हमारे आईज तक एकदम इजी तरीके से पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये थे नेचुरल एप्लीकेशंस ऑफ द लाइट, ठीक है। तो इनमें कुछ खास, मतलब इतना टाइम मैंने इसलिए नहीं दिया, कोई कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है, दिमाग को मतलब हेडेक नहीं देती है समझने के लिए। लेकिन जो कंफ्यूजिंग पार्ट था मिरर वाला, लेंस वाला, वो कंफ्यूजिंग था, वहां पे न्यूमेरिकल्स भी थे, कंसेप्चुअल पार्ट भी इन्वॉल्व था, एंड 11th 12th में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था, इसके ऊपर हमने ज्यादा वर्क किया। ये जो बातें पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, फॉर्मूला ही नहीं है, और जो मतलब नेचुरल फेनोमिनन है जो ऑब्जर्व करते हैं उनका बस रीजन एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से लाइट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नेचुरल फेनोमिनन की बातें थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों सेक्शन का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अभी मुझे कुछ हीट सेक्शन जो है, थर्मल सेक्शन, उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस करने हैं, लेकिन वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स का जो सेक्शन है उसका डिस्कशन कंप्लीट मतलब खत्म नहीं हुआ है, वो हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। और मैंने जैसे बोला है कि ऐप के ऊपर
है ना, आज से शुरू करना था लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, तो वो कल मॉर्निंग से डीपीपी का डिस्कशन शुरू हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से हम स्टार्ट करेंगे, वहां से रेगुलर डीपीपी क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको वो सॉल्व करके वहां पे अपलोड करने, सो दैट हमने जो अब तक पढ़ा है उसको हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। और बेसिक पार्ट जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं या फिर आज ही ज्वाइन हुए हैं, उनको अगर प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक चाहिए तो वो 9579326763 इस व्हाट्सएप नंबर पे नेम एंड स्कूल नेम एंड व्हाट्सएप नंबर मैसेज करेंगे, तो उनको मैं ऐप पे भी ऐड करूंगा एंड प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक भी भेजूंगा, ठीक है। अभी छोटे मोटे पॉइंट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह जैसे जो है वो आप मतलब ऐसे डिस्कस करने जैसे नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ठीक है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, प्लैनेट में डिफरेंस क्या है, स्टार्स में डिफरेंट क्या है, अब ये मतलब ज्योग्राफी में 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आज जो है हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ है। कल से क्वेश्चन हम डिस्कस करना स्टार्ट करने वाले हैं। जो लेट ज्वाइन हुए थे यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज करो, आपको पीछे के सारे लेक्चर्स वहां पे मिलेंगे। एंड फ्रॉम टुमारो हम हीट सेक्शन थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, जो मतलब फिर से अगेन इंपॉर्टेंट है, जिसका नॉलेज हमें थोड़ा होना चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली हम लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन की जो प्रैक्टिस है वो ऐप के थ्रू कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू on tomorrow's lecture at same time. रे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, यस तेजस। कल हॉलीडे, कल क्या है हॉलीडे के लिए? निकिता, वो डिपेंड करता है, मतलब जैसे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हो गए तो आधा दिखता है रेनबो, एरोप्लेन में बैठ गए तो पूरा दिखाई देता है सर्कल, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो वो ऊपर मतलब कंप्लीट होता जाता है। संडे, अभी संडे के भी हॉलीडे नहीं है बेटा, एग्जाम इज कमिंग सुन, सो सारे संडे भी हमें यूटिलाइज करने। टुमारो सेम टाइम निखिल, नो चेंज इन टाइम इज देयर।